Hello friends, again welcome back to Chanakya Group of Economics. So last 25 days preparation through MCQ सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 5 और हर बार की तरह इस बार भी एक पेन और पेपर अपने पास रख लीजिए क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 MCQs। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चंस न्यू होंगे और कुछ क्वेश्चन इजी और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम आपके कमेंट्स आ रहे थे कि लेवल बढ़ाओ, तो लेवल आपको डिपेंड करता है लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट बेस्ड है वाले क्वेश्चन हम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं वो खुद आपको सेल्फ समझने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे सेशन रीजनिंग है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें टाइम टेकिंग होता है, वो आपको खुद करने पड़ेंगे। उसको आप खुद एक बार एग्जामिन करिएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं बड़े बड़े स्टेटमेंट्स वाले, ठीक है, उनको आप लोग सेल्फ करिएगा। जो फैक्ट बेस्ड है और जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं और रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, सो नंबर 1 क्वेश्चन से शुरू करते हैं और आपके हर बार की तरह जो भी आंसर है वो आपको कमेंट करना है लाइव चैट में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा इंप्रूव भी होगा। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है, न्यू कॉन्सेप्ट है, दैट इज गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी इज रिप्रेजेंट बाय। ठीक है, गोल्डीलॉक इकोनॉमी न्यू कॉन्सेप्ट है, इससे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं किया है वैसे। ठीक है, इकोनॉमी रिप्रेजेंट क्या करता है। ठीक, ऑप्शंस आपके सामने है, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है वो आप लोग टिक कर सकते हो। जहां जरूरत पड़ेगी ऑप्शन पढ़ने की वहां हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक, चलिए हम लोग राइट आंसर की तरफ चलते हैं। गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी, तो दैट मीन्स ऐसी इकोनॉमी जहां पे जो ग्रोथ रेट है वो मॉडरेट है। ठीक है, ऐसी ग्रोथ रेट जो बिल्कुल मॉडरेट है, नीदर टू हाई नॉर टू लो इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लो इन्फ्लेशन रेट और स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इट इज वेरी इजी क्योंकि एक्सटर्नैलिटी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी और पब्लिक गुड्स, ठीक है, प्राइवेट गुड्स और कई बार आ जाता है मेरिट गुड्स। ठीक है, सिन गुड्स, डीमेरिट गुड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एक बार हर बार आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज को हम लोग कौन से गुड्स में इंक्लूड करते हैं, दैट इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। ठीक, चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, सो दैट दीज आर मेरिट गुड्स। ठीक है, मेरिट गुड्स की एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये सभी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होती। गवर्नमेंट क्या करती है, इसको सेलेक्टेड या फिर जो एक टारगेटेड पीपल है, टारगेटेड पीपल के लिए, ठीक है, टारगेटेड पीपल के लिए प्रोवाइड करती है। जैसे जिसकी लो इनकम है उसको स्कॉलरशिप देती है या फिर उसको कुछ कंसेशन देती है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन वगैरह हो गया, दैट इज दीज आर नोन एज मेरिट गुड्स। ठीक है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अब थोड़ा रिकॉल करिए कॉन्सेप्ट को, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड देखिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। सो वहीं से क्वेश्चन डिराइव आउट हुआ है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। क्या आंसर होना चाहिए, कौन से स्टेटमेंट सही होने चाहिए, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं होने चाहिए, ये आपको कमेंट करना है। ठीक, सो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, जनरली क्या होता है ये कि हम लोग परसेंटेज जीडीपी का, ठीक है, जीडीपी का कितना परसेंट हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसका एक रेशो है, या फिर जीडीपी का हम लोग कितना परसेंट इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक, चलिए सबसे नंबर 1 देखते हैं। सो हाई ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, हाई सेविंग इन द इकोनॉमी। ठीक है, जितना जितना कैपिटल, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, सेविंग रेट उतना ही ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स कैपिटल फॉर्मेशन इन द पब्लिक सेक्टर टू। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो तीनों का होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का भी और प्रोड्यूसर सेक्टर का भी और उसके बाद हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड का जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं हाउस होल्ड, दैट इज हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो इट इज द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ टोटल जीडीपी, तो ये भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए 4th क्वेश्चन, HSN कोड आपने देखा होगा। ठीक है, जीएसटी में यूज होता है HSN कोड। HSN कोड जीएसटी में यूज होता है, दैट मीन्स हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, HSN कोड किस काम आता है, बेसिकली ये जीएसटी में यूज होता है। ठीक है, किस काम यूज होता है, लेकिन यूजीसी नेट में पूछ चुका है ये। ठीक है, यूजीसी नेट में इसका फुल फॉर्म पूछ चुका है इकोनॉमिक्स के पेपर में। ठीक, राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं डायरेक्टली। सो इट इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है,
तो हार्मोनाइज जब हम लोग बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो जीएसटी में यूज होता है, और वैसे ही हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यूज होता है आपका, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में। ठीक, तो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी भी है और आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप समझ सकते हो। ठीक है, कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन, एग्रीगेट सप्लाई एंड सेविंग फंक्शन। ठीक, 4 कॉन्सेप्ट और उनके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। चलिए मैच करते हैं, फिर आप लोग जो राइट आंसर है उसको फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है, शायद आप लोगों ने अभी तक आइडेंटिफाई कर भी लिए होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है एक या दो अगर आपको आते हैं तो अच्छी तरह से आप लोग फाइंड आउट कर लेते हो बाकी भी। ठीक है, सो एग्रीगेट डिमांड है C + I, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, सो दैट इज सेकंड। और उसके बाद कंजप्शन फंक्शन, दैट इज ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस B MPC एंड Y, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई C + S, ठीक है, दैट इज 4। और सेविंग फंक्शन ये वाला। ठीक, सो फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, एंड देन फोर्थ, एंड देन 1, जिसका भी 4 है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इकोनॉमिक सिस्टम एंड ऑनरशिप। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम दिया हुआ है और कुछ ऑनरशिप दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, तीनों को मैच करना है कौन कौन से किस इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं राइट आंसर की तरफ। ठीक, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल इजी है, दैट इज प्राइवेट ऑनरशिप। ठीक है, जो कैपिटलिज्म है वो इकोनॉमी, जैसे यूएसए की इकोनॉमी है कैपिटलिज्म, सो प्राइवेट इकोनॉमी है, प्राइवेट ऑनरशिप है। और उसके बाद सोशल, दैट इज ए। उसके बाद सोशलिज्म, ठीक है, एसेंशियल एंड मोनोपोलीज गवर्नमेंट ऑनरशिप, जैसे चाइना की गवर्नमेंट है, दैट इज सोशलिज्म। ठीक है, उसके बाद आता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म थोड़ा सा हम लोग ये बहुत रेयरेस्ट पाई जाता है, सिर्फ 2 ही कंट्री ऐसी हैं अभी जो मेजर रूप में कम्युनिज्म पे चल रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री अगर फटाफट करना है, किसी एक कंट्री का एग्जांपल देना जो कम्युनिज्म के बेस्ड है। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑनरशिप फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सब एक्टिविटीज में कॉमन ऑनरशिप होगा। ठीक है, कॉमन ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो दैट इज कम्युनिज्म। इसको हम लोग थोड़ा सा क्रूअल भी मानते हैं, जैसे अभी एग्जांपल दिया होगा आपने, दैट इज नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया। और एक और है दैट इज क्यूबा। ठीक है, क्यूबा कंट्री ऐसी है जो कम्युनिज्म पे बेस्ड है। ठीक है, क्यूबा को हम लोग और भी कहते हैं शायद, दैट इज सुगर बॉल भी बोलते हैं, करेक्ट है या नहीं है एक बार थोड़ा कमेंट करिएगा लाइव चैट में कि क्यूबा को हम लोग शायद ठीक है सुगर बॉल भी बोलते हैं। सो फर्स्ट दैट इज ये बिल्कुल ही मैच कर रहे हैं आमने सामने, ABC, B ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अगेन कुछ थ्योरीज हैं। ठीक है, हिर्शमैन थ्योरी, नेल्सन, सोलो एंड काल्डोर की थ्योरी। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से। ठीक, राइट आंसर मैच करते हैं हम लोग। अब लोग जो भी आंसर होगा 1 या 2 फाइंड आउट हो जाएगा तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तैयारी अच्छी चल रही है, ये क्वेश्चन काफी इजी है। सो हिर्शमैन अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी, एक बार ये कमेंट करेंगे कि अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी के साथ और कौन कौन से इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर तैयारी अच्छी है तो जब हम लोग ये हिर्शमैन की थ्योरी करते हैं ना, अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी, तो उसके नीचे ही लाइन में हम पढ़ते हैं कि दीज इकोनॉमिस्ट आर रिलेटेड विद अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी। ठीक है, थोड़ा सा अपनी नॉलेज एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा बताएंगे कि इसमें और कौन कौन से इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेल्सन जो है, नेल्सन की थ्योरी, दैट इज लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। उसके बाद RM सोलो। ठीक है, RM सोलो का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज न्यू क्लासिकल। और कार्लडोर, ठीक है, कैम्ब्रिज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, तो जो करेक्ट आंसर मैच हो रहा है दैट इज फर्स्ट का सेकंड, B का 1, फर्स्ट का सेकंड, B का 1, एंड देन 4 एंड देन 3। ठीक है, देन 4 एंड देन 3, तो B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज अ चाइनीज कंपनी डूइंग अ बिजनेस इन इंडिया। कॉमन क्वेश्चन है, चाइनीज कंपनी है, इंडिया में वर्क कर रही है, द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी विल बी पार्ट ऑफ। ठीक है, जो प्रॉफिट अर्न किया चाइनीज कंपनी ने किसका पार्ट होगा। ठीक है, जियोमी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो जियोमी है। ठीक है, जियोमी कंपनी है, शोमी इसको हम बोलते हैं जो, तो शोमी कंपनी है, MI मोबाइल प्रोड्यूस कर रही है इंडिया में, तो प्रॉफिट क्या इंडिया की GDP में काउंट होगा या चाइना की GDP में या दोनों की ही GDP में। ठीक,
क्या राइट आंसर होगा ये फटाफट लाइव चैट में कमेंट करेंगे, फिर हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉफिट अगर अर्न कर रही है, देखो प्रोडक्शन तो इंडिया में कर रही है और बेसिक सा अजम्पशन ये है कि बड़ी कंपनी है तो जाहिर सी बात है 1 साल से ज़्यादा हो चुका होगा उसके। ठीक है, यहाँ कहीं प्री डिसाइडेड नहीं है। ठीक, 1 ईयर जो वाला नेशनल इनकम का एक फॉर्मेट होता है, लेकिन हम लोग प्री एजम्पशन लगे ये चल रही है 1 साल से ज़्यादा हो गया उसको, तो इंडिया में अर्निंग कर रही है तो इंडिया की जीडीपी में तो प्रोडक्शन होगा ही होगा ऐड। लेकिन अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, जीडीपी में मान लो यहाँ पे 500 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस करती है तो 500 करोड़ रुपीज़ की जीडीपी इंडिया में शो करेगा। लेकिन मान लो अगर 350 करोड़ रुपीज़ उसने प्रॉफिट अर्न किया तो ये प्रॉफिट वो चाइना लेके जा सकता है, और एक बार चाइना में ये प्रॉफिट लेके जाएगा तो चाइना में ये क्या बन जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो चाइना की जीडीपी में, चाइना की जीएनपी में भी आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो पहला है इंडिया जीडीपी कैलकुलेट होगा और चाइना जीएनपी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, चाइना जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर जो फॉर्मूला है ना, पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे फिर उसके बाद आंसर आपका डिराइव आउट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं और उसमें फाइंड आउट करना होता है आपको जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक, चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग। सो इट इज एन इंडेक्स ऑफ प्राइस विच कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी का एक, ठीक है, रेशियो है, मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद द वेट्स डिफर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन लेवल ऑफ ईच गुड्स इन जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, वेटेज अगर डिफरेंट होगी, प्रोडक्शन लेवल का वेटेज अगर डिफरेंट होगा तो जीडीपी डिफ्लेटर भी डिफरेंट होगा कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सो दैट इज सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन रेफर्स टू सेविंग रेट दैट। ठीक, गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज थ्योरी गिवन बाय होम। थोड़े से ये बताएंगे कि ये थ्योरी किसने दी थी। ठीक, चलिए, सो गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग रेट एंड ठीक है, सेविंग रेट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर कैपिटा कंजप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन जिसका भी, दैट इज थर्ड ऑप्शन जिसका भी करेक्ट है, पर कैपिटा कंजप्शन। ठीक है, तो जो ये वाला लेवल है, ये वाले लेवल को हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, पर कैपिटा कंजप्शन इसलिए सेविंग या फिर प्रॉफिट। तो एक बार ये वाली थ्योरी भी कर लेना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ साइनोरेज इफेक्ट या साइनोरेज। साइनोरेज क्या होता है, व्हेनेवर गवर्नमेंट या व्हेनेवर सेंट्रल अथॉरिटी प्रिंट मनी, ठीक है, उसको बोलते हैं साइनोरेज। ठीक है, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताएंगे। थोड़ा सा रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी देख लेना। चलिए हम लोग राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं। नंबर 1, साइनोरेज इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ करेंसी दैट इज मनी एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, एंड सेकंड वन इज इन्फ्लेशन टैक्स। ठीक है, साइनोरेज, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो एक डिफरेंस है वैल्यू ऑफ मनी और कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, और इससे गवर्नमेंट को क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है। ठीक, दूसरी बात, इन्फ्लेशन टैक्स। ठीक है, इन्फ्लेशन टैक्स, अब इन्फ्लेशन टैक्स क्या है, दैट इज इन्फ्लेशन टैक्स मतलब इट इज नॉट एक्चुअल टैक्स, इट इज नॉट एन एक्चुअल टैक्स नहीं है, या एक्चुअल टैक्स या फिर लीगल टैक्स नहीं है, इट इज पेनल्टी। एक बार ध्यान से सुनना, दैट इज इट इज पेनल्टी। ठीक है, इट इज पेनल्टी इम्पोज बाय द गवर्नमेंट या फिर इम्पोज बाय द सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट बेसिकली। ठीक है, गवर्नमेंट किस लिए इम्पोज करेगी, जब कोई कैश ज़्यादा होल्डिंग कर लेता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन जब ज़्यादा कैश हो जाता है तो दैट मीन्स उस पर टैक्स जो लगाया जाता है इन्फ्लेशन टैक्स। ठीक है, इन्फ्लेशन टैक्स, अगेन इसका फायदा किसको होगा, सेंट्रल अथॉरिटी दैट इज गवर्नमेंट को होगा। ठीक, सो साइनोरेज जब करेंसी जो प्रिंटिंग है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देती है, मनी सप्लाई बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, जिसके कारण इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है तो उसके ऊपर इन्फ्लेशन टैक्स इम्पोज होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि साइनोरेज गवर्नमेंट की यहाँ पे इनकम बढ़ेगी जस्ट ड्यू टू इन्फ्लेशन टैक्स। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सो सी 1 एंड 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ कंट्री हैज पैक्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, पैक्ड एक्सचेंज रेट किस में आता है थोड़ा ये बताएंगे। जो हमने हिस्ट्री की थी इसकी, पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था,
फिर उसके बाद ब्रेटन वुड आया, ठीक है, ब्रेटन वुड सिस्टम आया, फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आया। अब इसमें से तीनों में से बताएंगे कि पैक्ड एक्सचेंज रेट इन तीनों में से कौन सा है, ठीक है, पैक्ड एक्सचेंज रेट इन तीनों में से किससे मिलता है, फिक्स्ड बट एडजस्टेबल, ठीक है, किससे मिलता है, ब्रेटन वुड सिस्टम से, जो ब्रेटन वुड सिस्टम 1944 से शुरू हुआ, 1971 में कोलैप्स कर गया। चलिए उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, तो बताएंगे कि अकॉर्डिंग दैट स्टेटमेंट कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होने चाहिए, दैट इज पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर। चलिए आंसर की तरफ मूव करते हैं। नंबर 1, इन्फ्लेशन इन द कंट्री मे मेक इट्स एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेशन, प्राइजेस बढ़ेंगे तो इनकी जो प्राइजेस ऑलरेडी हाई हो गए, हाई प्राइस पे कोई खरीदना नहीं चाहेगा, ठीक है, तो एक्सपोर्ट जो है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस कम होगा तो ही तो लोग खरीदेंगे। तो ये बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इफ द कंट्री डिवैल्यूज इट्स करेंसी इन द प्रोडक्शन दैट इन प्रोपोर्शन टू द इन्फ्लेशन देन इट्स एक्सपोर्ट में रिमेन नॉट कॉम्पिटिटिव। तो ये कह रहा है कि जैसे डिवैल्यूएट कर इन्फ्लेशन के टाइम अगर वैल्यू डिवैल्यूएट कर ली जाए किसी कंट्री की, ठीक है, उससे ये मे रिमेन नॉट कॉम्पिटिटिव, तो उससे कॉम्पिटिटिव उससे भी रहने वाली नहीं है, ठीक है। अब कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा करेक्ट है, ये बताना है, ठीक है। तो डिवैल्यूज क्या करते हैं, डिवैल्यूज आपके एक्सपोर्ट को गेन करते हैं, तो एक्सपोर्ट मतलब प्राइस कम होगा, एक्सपोर्ट प्राइस कम होगा तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव बनेगा, तो ये नॉट है यहाँ पे, ठीक। तो स्टेटमेंट ये वाला, दैट वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 उसी से रिलेटेड है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, आंसर क्विक आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये आंसर क्विकली आना चाहिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ओवर वैल्यूड करेंसी बूस्ट एक्सपोर्ट, अंडर वैल्यूड करेंसी बूस्ट एक्सपोर्ट, ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन करेंसी डज नॉट इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट, ठीक। सो व्हाट विल द राइट आंसर, ये आपने लाइव चैट में कमेंट करना है, ठीक है। आई होप कि आइडेंटिफाई हो गया होगा आपको आंसर। सो डायरेक्टली दैट इज इफ यू अंडर वैल्यूड द करेंसी दैट इज डीवैल्यूज करेंगे तो एक्सपोर्ट सस्ता होगा और एक्सपोर्ट बूस्ट अप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली आरबीआई अलाउज रिटेल इन्वेस्टर टू डायरेक्ट एक्सेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, डायरेक्ट एक्सेस इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी एक ई पोर्टल, ठीक है, आरबीआई ने लॉन्च भी किया, उसके लिए थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेना। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग दैट पोर्टल, या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनके सेल परचेजिंग के लिए, ठीक। चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग एक बार, अगर क्विक नहीं हो रहा तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा, राइट। चलिए नंबर 1, इट इज डन थ्रू आरबीआई's ई कुबेर प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो पोर्टल खुला है वो उसको बोलते हैं ई कुबेर, बहुत अच्छा नाम दिया ई कुबेर। नेक्स्ट वन इज रिटेल इन्वेस्टर्स विल बी अलाउड इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको अलाउड कर दिया कि वो परचेज कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, प्राइमरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जहाँ पे सिक्योरिटी क्रिएटेड होती है, और सेकेंडरी वो है जहाँ पे ट्रेड्स होती हैं, दैट इज ट्रेड अमंग ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो दोनों ही मार्केट में पॉसिबल है, दोनों के लिए। नेक्स्ट वन इज इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर गवर्नमेंट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो भी कम हो गया क्योंकि ई पोर्टल है, कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना, ठीक है, कोई मैन पावर नहीं चाहिए, तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू वो हो जाएगा। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। सो दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेंसी सर्कुलेशन इन इंडिया। थोड़ा केयरफुली पढ़िए इस, ठीक है, जितने भी ऑप्शंस हैं रीड देम वेरी केयरफुली। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सोल राइट टू मिंट कॉइन्स, कॉइन सिर्फ गवर्नमेंट ही मिंट करता है। नेक्स्ट, और 4 मिंटिंग है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद द कॉइन्स आर इशूड फॉर सर्कुलेशन ओनली थ्रू आरबीआई इन टर्म्स ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 एंड कॉइन्स कैन बी इशूड अप टू डिनोमिनेशन ऑफ 1000 एज पर कॉइनेज एक्ट 1906। तो 3 ऑप्शन जो है, 3 ऑल्टरनेटिव है, इसमें से कौन कौन से
करेक्ट है। ठीक, चलिए हम लोग राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सोल राइट टू मिंट कॉइन्स। ठीक है, जो कॉइन्स है मिंट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। द कॉइन्स आर इशूड फॉर सर्कुलेशन ओनली थ्रू आरबीआई। लेकिन इशूड कौन करता है सर्कुलेशन के लिए? ठीक है, आरबीआई करती है। ये भी अब ऐसा नहीं कि इशू उसको गवर्नमेंट इशू कर रही है, गवर्नमेंट मिंट कर रही है उसको। ठीक है, और इशूड कर रही है फॉर सर्कुलेशन आरबीआई। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ये बिल्कुल करेक्ट है। कॉइन्स, जो भी कॉइन्स इशूड हो रहे हैं वो मैक्सिमम डिनोमिनेशन कितना है? 1000। और एक बार बताएंगे जो नोट्स हैं, ठीक है, करेंसी जो नोट्स हैं, करेंसी नोट्स का मैक्सिमम डिनोमिनेशन कितना है? ठीक है, करेंसी नोट्स का मैक्सिमम डिनोमिनेशन आरबीआई का कितना है? ठीक, जैसे मैक्सिमम डिनोमिनेशन कॉइन्स का कितना है? 1000 रुपीज तक का कॉइन क्या कर सकते? इशूड कर सकती है आरबीआई। ठीक है, एज पर द कॉइनेज एक्ट 1906। तो करेंसी नोट क्या है? 10,000। ठीक है, मैक्सिमम नोट। ठीक है, ये 1978 में ये भी बंद हो गया था। चलिए, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। इफ न्यू करेंसी इज बीइंग इशूड देन हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड इट्स डिनोमिनेशन। ठीक है, न्यू करेंसी प्रिंट हुई है या इशूड हुई है, उसको डिनोमिनेशन करने के या बंद करने की पावर किस में है? ठीक है, आरबीआई गवर्नर, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। चलिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं इसको। ठीक है, भाई और बहनों, आज रात से 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। ठीक है, तो माइंड में इंडिकेशन कर गया होगा, सो इट इज रिलेटेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इशूड तो आरबीआई करेगी, लेकिन डिनोमिनेशन कौन सी अथॉरिटी कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अगेन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 की थ्योरीज मैच करनी है। ठीक है, ये आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी काम आएगा और ये आपको ग्रुप में भी काम आएगा। ठीक है, कई पूछ लेगा थ्योरी ऑफ क्लब्स हु इज एसोसिएटेड विद थ्योरी ऑफ क्लब्स। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर हम लोग राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि एक एक करके डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा एंड टाइम से बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता। ठीक, सो थ्योरी ऑफ क्लब्स रिलेटेड विद बुचनन। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम रिलेटेड विद एरो, एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल रिलेटेड विद चार्ल्स टिब्यू, और ऑप्टिमम प्रोविजन ऑफ लोकल पब्लिक गुड्स दैट इज एंथनी डांस। ठीक, सो ऑल्टरनेटिव जो मैच करते हैं दैट इज फर्स्ट का 3, सेकंड का 4, फर्स्ट का 3, सेकंड का 4, उसके बाद नेक्स्ट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग सेकंड एंड देन 1। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। इन आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का कितना पैकेज था लास्ट ईयर? एक बार फटाफट कमेंट करेंगे कि टोटल जो पैकेज था, ठीक है, वो अमाउंट कितना था? ठीक है, जो जून 2020 में अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने। सो द इकोनॉमी हैज मूव फ्रॉम कमांड टू कंट्रोल टू प्लग एंड प्ले। ठीक है, पहले कमांड एंड कंट्रोल करती थी इकोनॉमी, अब क्या रोल चेंज हो गया? प्लग एंड प्ले। सो इन दिस सेक्शन प्लग एंड प्ले रेफर्स टू, ठीक है, प्लग एंड प्ले क्या रेफर्स या फिर क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक, सो प्लग एंड प्ले दैट इज गवर्नमेंट विल प्रोवाइड पॉलिसी एंड अदर सपोर्ट टू पुल इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ के लिए। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 19, with which of the following kinds of dualism is H Mint particularly associated with। ठीक है, ड्यूलिज्म की थ्योरीज कर लेना, क्योंकि ड्यूलिज्म की थ्योरीज में ज़्यादा वाइड या फिर ज़्यादा ये डीप नहीं पूछता, बिल्कुल ये पूछता है कि किस थ्योरी किस प्रोफेसर से रिलेटेड है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड है। तो ड्यूलिज्म एच मिंट थ्योरी रिलेटेड है फाइनेंशियल ड्यूलिज्म। अब इसके साथ साथ हमें और भी थ्योरीज मिलेंगी, जैसे टेक्निकल, जियोग्राफिकल, सोशलिज्म। ठीक है, थोड़ा ये भी चेक कर लीजिए। सोशल ड्यूलिज्म बॉयक, टेक्निकल ड्यूलिज्म हिगिंस, ठीक है, एनक्लेव ड्यूलिज्म सिंगर, फर्टैडो, मिंट, इंटरनेशनल ड्यूलिज्म माइकल टेडेरो। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल पूछ सकता है इंटरनेशनल ड्यूलिज्म। ठीक, और जियोग्राफिकल ड्यूलिज्म गुनर मिडल। ठीक है, कॉजेशन थ्योरी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, GDR, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, माइंड में इंडिकेशन कर गया होगा अगर आपने इसमें थोड़ा सा स्टडी की है GDR के बारे में। ठीक है, हम लोग राइट, ठीक है, पहले देखते हैं कि GDR होता क्या है। ठीक है, ये रिसिप्ट है एक या सर्टिफिकेट है एक जो इशूड करती है डिपॉजिटरी बैंक। ठीक है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो? किसी कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स वगैरह खरीद सकते हो। ठीक है, फॉरेन कंपनीज के या फिर डोमेस्टिक कंपनी के, या आप लोग क्या कर सकते हो? कंपनीज
के शेयर खरीद सकते हो, मतलब जो फॉरेनर है वो इंडियन कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो खरीद सकता है। सो जो ऑप्शन 1 है करेक्ट है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इंडियन कंपनीज। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अगेन बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, और इनके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस का जवाब और देंगे फटाफट, ठीक है, ये आपकी लर्निंग को और इनहेंस करेगा। IMF की डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बताएंगे, ठीक है, फंक्शन तो आपको पता है कि ये फंक्शंस हैं। IBRD डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, IDA एंड IFC, ठीक है, उसके साथ साथ डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट भी, ठीक। तो जो IMF है ये पर्टिकुलरली काम करता है BOP के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स के लिए। IBRD, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को हम लोग दूसरे नेम से जानते हैं वर्ल्ड बैंक। तो मेन काम है सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लैंडिंग टू प्राइवेट सेक्टर्स। चलिए अब देखते हैं कि इनकी डेट्स क्या हैं, ठीक है, डेट्स को फटाफट। तो IMF और वर्ल्ड बैंक एक ही डेट है, ठीक है, 1944 में ये फॉर्म्ड हुए थे, लेकिन जो असली इनका काम शुरू हुआ, ठीक है, स्टार्टेड कब से हुए, 27 दिसंबर 1945, ठीक है, 1944 में ब्रेटन वुड में फॉर्म्ड हुए थे। फिर उसके बाद IDA, ठीक है, इसी वर्ल्ड बैंक की एक, अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक का एक संस्था है IDA। सो IDA जो डेवलपमेंट है इसकी डेट भी याद कर लेना, दैट इज 1960, ठीक है, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है 1960, और उसके बाद IFC 1956, ठीक। चलिए तो सेट कर लीजिए, फर्स्ट का 2 एंड सेकंड का 4, फर्स्ट का 2, सेकंड का 4 एंड देन 3 एंड देन 1, 4 जिसका भी आंसर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, शेयर ऑफ MSME सेक्टर इज अराउंड 30% इन ओवरऑल GDP ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, ये 2019-20 के अकॉर्डिंग है, 2019-20 तक है, अभी तो खैर स्लाइटली कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन आज जो क्वेश्चन पूछेगा वो इन्हीं में से ही पूछेगा, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है, शेयर ऑफ MSME सेक्टर इज अराउंड 40% इन ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, और ये डाटा आपको इजिली अवेलेबल भी मिल जाएगा इंटरनेट पे, ठीक। दोनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए न्यू स्कीम्स कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 2011 से लेके 2019 तक, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना या सम्मान निधि, उसके बाद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना से वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक, और मुद्रा से भी, ठीक है, मुद्रा में जो 3 लेयर्स हैं वो अच्छे से कर लेना, शिशु, ठीक है, किशोर, तरुण। अब एक बार बताना कि तरुण, किशोर के अंडर इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है, ठीक है, किशोर के अंडर इन्वेस्टमेंट लिमिट कितना है। चलिए तब तक डेट को सेट कर लो। सो मुद्रा योजना दैट इज 2015, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना या निधि, सो दैट इज 2019, और NRLI, ठीक है, ये है 2011, लेकिन 2016 में इसका क्या न्यू नेम है, अगर आपको पता हो थोड़ा सा कमेंट करेंगे। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नया नेम, ठीक है, न्यू नेम क्या है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय, दैट इज दीनदयाल अंत्योदय योजना इसका नाम हो गया, ठीक है, दीन दयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, 2016 में अभी चेंज हो गया है। और ये वाला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में आया भी था। चलिए उसके बाद है उज्ज्वला योजना 2016 में, ठीक है, अब मैच कर लीजिए। सो फर्स्ट का सेकेंड, पहले दैट इज फर्स्ट, ठीक है, मुद्रा योजना 2015 सेकेंड, देन किसान निधि फोर्थ, सेकेंड देन फोर्थ, सेकेंड देन फोर्थ, देन फर्स्ट एंड देन थर्ड, ठीक है। सो सी ऑप्शन दैट इज थर्ड ऑप्शन इसका भी करेक्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 4, अगेन आपको चेक करना है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट डिफरेंट उनके सर्वेज रिलेटेड है, ठीक है। सो हाउ फ्रिक्वेंटली दे आर कंडक्टेड। सो पीरियोडिक लेबर सर्वे है, लेबर फोर्स सर्वे, इकोनॉमिक सेंसस, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे एंड सेंसस, ठीक। तो सबसे ईजी है सेंसस को समझना। तो क्या होता है, डिकेडल होता है, तो अब शायद क्वेश्चन आपके पकड़ में आ जाए, ठीक है, 10 साल में एक बार, ठीक। और फिर उसके बाद पीरियोडिक लेबर सर्वे, ठीक है, पीरियोडिक लेबर सर्वे, सो दैट इज एनुअल, ठीक है।
और इकोनॉमिक सेंसस अगर हम बात करें, इकोनॉमिक सेंसस का कोई भी टाइम डिसाइडेड नहीं होता। अभी तक 6 जो है 6 इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमिक सेंसस हो चुके हैं, ठीक है। 1977 में फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस हुआ था, फिर 1980, फिर उसके बाद 1990 10 साल बाद, ठीक है, और फिर उसके बाद 1998 और उसके बाद 2005, लास्ट में होता 2013, ठीक है। तो ये 6 इकोनॉमिक सेंसस अभी तक हो चुके हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं है इसका। चलिए उसके बाद कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे दैट इज क्विनक्वेनियल, मतलब 5 ईयर में एक बार, ठीक। तो ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। पीरियोडिक लेबर सर्वे, फर्स्ट का 3, इन दोनों में से एक हो सकता है। फिर सेकंड का 4, ठीक है, सेकंड का 4, तो बी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। उसके बाद थर्ड का 2 और उसके बाद दैट इज फोर्थ का 1, ठीक है। सो बी ऑप्शन जिसका भी है करेक्ट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैच करनी है एंड देयर आर सम इकोनॉमिस्ट एंड देयर इक्वेशंस, ठीक है। मार्शल इक्वेशन, फिशर, रॉबर्टसन एंड केज, ठीक है। एक हिंट दे देता हूँ, मार्शल यूज इनकम एज वेरिएबल, ठीक है। फिशर यूज करता है मनी सप्लाई, रॉबर्टसन यूज करता है ट्रांजेक्शन और केज यूज करता है जितनी मनी सप्लाई दैट इज सर्कुलेशन में, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ मनी। अब इसको जैसे भी डिनोट करते हैं, सो एल्फ्रेड मार्शल फर्स्ट दैट इज रिलेटेड विथ इनकम एज वेरिएबल, ठीक। इरविंग फिशर, बहुत इंपॉर्टेंट फिशर की इक्वेशन है, ठीक है। रॉबर्टसन ट्रांजेक्शन को लेता है दैट इज M=P/T और केज दैट इज सर्कुलेशन ऑफ मनी, ठीक है, P के, ठीक। तो ये ऑप्शन जो अल्टरनेटिव एक बार फटाफट और मैचअप कर लो और देखो आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड एंड सेकंड का फोर्थ, फर्स्ट का सेकंड एंड सेकंड का फोर्थ एंड देन फर्स्ट एंड देन थर्ड। तो इसमें एक या दो पेयर भी अगर आपके मैच कर गए तो चांसेस ज़्यादा है आपके क्वेश्चन राइट होने के, ठीक है। तो सेकंड वन इज करेक्ट। चलिए, तो ये 25 क्वेश्चंस थे, देखना आपके 25 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, ठीक है। सो प्रिपरेशन उस लेवल की रखिए, एडमिट कार्ड शायद कुछ ही दिन बाद आ जाएंगे, ठीक है। लेक्चर 6 हम अपलोड करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।